We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर बता दें, फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ चुकी है। मेट्रोसेट 9 की तस्वीरों में आग की लपटें उठती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की ये सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़े हमले के बाद की तस्वीरें। इससे पहले जो फुटेज हमने आपको दिखाया वो अटैक का फुटेज था, और अब ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिस पर साइट पर हमले की किस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां उस समय बनी और आग की लपटें कैसे ऊपर उठती हुई साफ तौर पर इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगी। फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जैसे कि हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी बता रहे थे, कि बेहद महत्वपूर्ण है। अनिल जी, समझना आपसे ये भी चाहूंगी, क्योंकि अब संयुक्त रूप से इजराइल के साथ अमेरिका भी खुलकर सामने आ रहा है, और दोनों अगर अब यहां से युद्ध की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ईरान कितना टिक पाएगा? दो चीजें हैं, एक तो ईरान की अंदरूनी काबिलियत और दूसरी है कि क्या अब ये जो अरब लीग है या ओआईसी है, क्या ये ईरान को ओपनली सपोर्ट करेंगे या नहीं, ये चीजें देखने वाली हैं। अगर ये होते हैं तो हो सकता है जो आगे बढ़े, पर केवल ईरान इसको अगर करता है इंडिपेंडेंटली तो हो सकता है कि शायद ये युद्ध की समाप्ति का समय आ रहा है, ऐसा मैंने सोचा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही है सैन्य शक्ति की, मधुरेंद्र जी अगर बात करें तो ईरान जो है वो पुरानी तकनीकों के हथियारों के साथ अभी भी लैस है। हालांकि जिस तरीके से अटैक ईरान करता आ रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो थमने वालों में से है। लेकिन जब आप आंकड़े मिलाएंगे अमेरिका से या इजराइल से भी, तो कहीं ना कहीं हथियारों की बात करें या फिर तकनीक की बात करें तो पिछड़ता हुआ ईरान नजर आता है। देखिए, ईरान अमेरिका या ईरान इजराइल के अगर हथियारों की आप तुलना करें तो जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में आज की तारीख में दो सबसे महत्वपूर्ण हम देखें तो हथियारों की ज़रूरत होती है। एक आपके जो फाइटर्स हैं वो कितने कैपेबल हैं, और दूसरी तरफ आपके मिसाइल और ड्रोन्स कितने कैपेबल हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में इस वक्त हम देखें तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ख़ासतौर पर उसके ड्रोन हैं, जो कि दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने का दमखम रखते हैं। जैसा कि हमने देखा इसराइल में कि इसराइल अपने ज़मीन पर दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने के बाद भी ईरान के हमलों को नहीं रोक पाया। और आप देखिए तो इस वक्त इजराइल की जमीन पर न सिर्फ इजराइल के आयरन डोम या फिर डेविड स्लैंग या फिर एरो, बल्कि अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी है, बराक का भी इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। इसके बावजूद हमने देखा है कि जो वेव्स ऑफ हम मिसाइल अटैक को देखें या फिर जो ईरान मिसाइल का एक तरह से बैराज खोलता है, उसको पूरी तरह से रोकने में इजराइल और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं रहे हैं। और यही ईरान की ताकत है जिसके दमखम पर उसने भी इजराइल को हिला रखा है, और यही दरअसल ईरान की ताकत है जिसके कारण अमेरिका को इस वॉरफेयर में जल्द से जल्द एंटर करना पड़ा। क्योंकि हफ्ते का जो समय चाहते थे दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति, उस 2 हफ्ते के समय में इजराइल का और बड़ा नुकसान हो जाता, लिहाजा उनको इस वॉरफेयर में आना ही पड़ा। और साथ ही जो टारगेट्स हैं, दरअसल जिन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश इजराइल कर रहा था, और वही टारगेट अमेरिका के भी थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ड्रिल कर दिया जाए। तो इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से हम देखें तो दहलाने का काम इजराइल ने किया है B2B बॉम्बर के जरिए। न सिर्फ नतांज और इस्फहान जिस पर इजराइल लगातार हमला कर रहा था, बल्कि फोर्डो जहां पर इजराइल के हमले नाकाम हो रहे थे, वहां पर अमेरिकी बॉम्बर ने लगभग 30,000 पाउंडर का देखिए जीबीयू वहां पर गिराया है, और यह दावा किया गया है कि फोर्डो को भी तबाह कर दिया गया है। तो अब हम देखें तो ईरान के खिलाफ जो टारगेट्स हैं उसको अचीव एक तरह से अमेरिका और इजराइल ने कर लिया है, लेकिन अब ईरान पर डिपेंड करता है कि अमेरिकी हमले के बाद वो किस तरह से पलटवार करता है। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, यही कहीं ना कहीं समस्या है, चिंता का विषय था इजराइल के। अनिल जी, इस वक्त अब जो टाइमिंग है हमले की, वो एक ऐसे वक्त है जब परमाणु कार्यक्रमों को लेकर इजराइल के लिए मन में पहले से चिंता ही थी, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर। और खबर ये भी सामने आई है कि अमेरिका ने जो हमला किया उससे पहले उन्होंने नेतन्याहू से बात भी की है। इस पूरे घटनाक्रम से क्या समझा जाए, जिस चीज को लेकर चिंता थी शायद उसके लेकर मदद मांगी गई, और अमेरिका ने ठीक उन्हीं महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को हमला करके ध्वस्त भी कर दिया। जो मेरा एप्रिसिएशन है वो ये है कि इजराइल और अमेरिका ने इसको फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है और जो बाकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको एक सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी माना अपने डिक्लेयर्ड एम के तहत। और उनके पास 2 कारण थे उनको इस समय जंग में घुसने के लिए। एक तो ट्रंप ने पहले बताया था कि 14 दिन का टाइम इस वॉर को दिया गया, तो उसमें 1 सप्ताह हो गया था, 1 सप्ताह और चल रहा था यदि हम ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत से बात करें।
दूसरा ये था कि कल यदि हमने देखा होगा कि इजराइल का काफी नुकसान हुआ और उसकी रिएक्शन, बिकॉज इजराइल की नेतन्याहू की बोलते हैं ट्रंप से बात हुई है, तो उस पे भी उसने अपनी जो कैजुअलिटीज हैं या अपना जो नुकसान है उसका भी ये कारण दिया होगा, ताकि जो इजराइल के ऊपर जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो। इसलिए ये दोनों चलते हुए ये जो अमेरिका का टाइमिंग है वो एकदम प्रीपोन करना पड़ा, जिसमें वो पार्टिसिपेट करते और केवल इजराइल के थ्रू अमेरिका अपना काम नहीं करवा पाए, बिकॉज इजराइल का नुकसान काफी हो रहा है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, न्यूक्लियर वेपनोलॉजी हमेशा से ही एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन माना गया है। इसका ना केवल टारगेट कंट्री, इसके बाद जब युद्ध के बाद वो इलाका सालों साल तक वीरान हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते और उसकी लोकेशन देखते हुए मौसम और हवा के रुख के हिसाब से वो उसकी जो कंटैमिनेशन है बहुत सारे बड़े इलाके में फैलती है। इसलिए न्यूक्लियर वॉरफेयर हमेशा से ही एक मास डिस्ट्रक्शन का साधन रहा है और इसको हमेशा ही एज ए वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रखा गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके के हालात भी बन रहे हैं अनिल जी, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ईरान जो है वो यहाँ से रुकने के लिए शायद तैयार नहीं होगा। मधुरेंद्र जी, जैसा कि हमने एक तस्वीर कुछ दिनों पहले देखी थी जब ईरान के एक न्यूज़ चैनल में बड़ा हमला हुआ था, न्यूज़ एंकर वहाँ पर एंकरिंग कर रही थी, इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं उनको आगाह कर दिया है, उनको निर्देश दे दिए, क्योंकि थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होना है टीवी पे। देखिए, बिल्कुल अभी फॉक्स पे रिपोर्ट में देख रहा था और रॉयटर्स ने भी ये ट्वीट किया था और अमेरिकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो लगातार जो है वो दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग और अपने सोर्सेज के हवाले से इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से समूचे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसमें किस तरह से टारगेट को अचीव किया गया। जाहिर तौर पर अब निगाहें सबकी टिकी है प्रेसिडेंट ट्रंप के उस मीडिया बयान पर, जिसके बाद जो है दरअसल ये तय होगा कि इस ऑपरेशन में जो पूरी की पूरी प्लानिंग और अचीवमेंट थी वो क्या रही। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ये लाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से दरअसल अमेरिका इस बात के दावे कर रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो ईरान के हैं वो पूरी तरह से बर्बाद किए जा चुके हैं, जो टारगेट से उसको हिट करके अचीव किया जा चुका है, चाहे फोर्डो की बात करें या इस्फहान की बात करें या फिर आप नातांज की बात करें। ये तमाम तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स ऐसे रहे हैं जिनको लेकर दरअसल इजराइल लगातार पिछले 8 दिनों से हमला कर रहा था, लेकिन आप देखें तो बड़ी कामयाबी इजराइल को नसीब नहीं हो रही थी। लेकिन इस अमेरिकी हमले के बाद, क्योंकि अमेरिका ने 30,000 पाउंड के जिस तरह से GBU टनल बस्टर बम का एक तरह से प्रयोग किया है, वो दरअसल इस समूचे इलाके को दहलाने के लिए काफी है और यही बात ट्रंप अपने ट्वीट में भी कह रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।